हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल बैंकिंग के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है इम्पॉर्टेंट रिटेल प्रोडक्ट के बारे में आपका चैप्टर है, जिसमें इम्पॉर्टेंट रिटेल प्रोडक्ट में हम क्या चीज़ें होती हैं जो बेसिकली लोन्स होते हैं, रिटेल लोन, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हाउसिंग लोन होता है, आपका पर्सनल लोन होता है, ऑटो लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है, बहुत तरीके के लोन होते हैं जो कि रिटेल में आते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑटो लोन के बारे में और पर्सनल लोन के बारे में। तो इन दोनों लोन्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ऑटो लोन, व्हीकल लोन, जैसे पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था अभी जून 2022 में, उसमें इन्होंने पूछा था कि जो ऑटो लोन होते हैं इसमें मोरेटोरियम पीरियड कितना होता है। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन ये पूछते हैं। साथ ही साथ में केस स्टडी भी आ जाती है, जिसमें आपके पास कोई लोन आया हुआ है, लोन लेने के लिए कोई कस्टमर आया हुआ है, उसकी सैलरी इतनी है ना, गाड़ी का एक शोरूम प्राइस इतना है, इंश्योरेंस का प्राइस इतना है, आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन का प्राइस इतना है, सारी डिटेल दे रखे होते हैं। और फिर आपसे पूछते हैं कैलकुलेशन करने के लिए कि आप बताइए कितना लोन सैंक्शन कर सकते हैं। अगर फिर उसमें टेक होम की कंडीशन होती है, कितना परसेंट घर ले जाना है सैलरी का। ओके, तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है मैडम, तो बढ़ते हैं आगे। तो ऑटो लोन और व्हीकल लोन में हम देखेंगे कि द अप्रोच फॉर सैंक्शनिंग द कार लोन डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक। तो अलग अलग बैंकों की अपनी अपनी अप्रोच होती है, जरूरी नहीं कि सभी एक जैसी ही अप्रोच अपनाएं। ठीक है, बैंक जनरली अडॉप्ट अ मॉडल इन्वॉल्विंग द मैन्युफैक्चरर, डीलर एंड द फाइनेंसर। ठीक है, तो बैंक जनरली कौन सा मॉडल अडॉप्ट करते हैं, जिसमें जिस कंपनी ने कार बनाई है, मान लीजिए जो है हुंडई की कार है तो हुंडई कंपनी, डीलर जो उसे बेचेगा, है ना, जिसके जो शोरूम वगैरह बनाते हैं और वहाँ पर कार बेचते हैं, वो डीलर हो गए। फाइनेंसर में बैंक हो जाते हैं। मतलब ये तीनों इन्वॉल्व हो करके जो है एक ऐसा मॉडल लेकर आते हैं जैसे कि कस्टमर का फाइनेंस आसानी से हो जाए। इसका मतलब क्या है कि जब आप जो है मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप हुंडई कंपनी के शोरूम पर जाते हैं, जैसे ही आप शोरूम पर पहुंचते हैं तो पता चलता है वहाँ 2-3 बैंकों के जो है ऑफिसर बैठे हुए हैं। ज़्यादातर वैसे प्राइवेट के बैठे होते हैं, बट फिर भी हम मान लेते हैं कि ज़्यादातर बैंकों के 2-3 ऑफिसर बैठे हुए हैं। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, यहाँ पर लोग क्यों बैठे हुए हैं बैंकों के? क्योंकि टाई अप है उनका, हुंडई कंपनी के साथ टाई अप है, जिसने वो शोरूम खोला है उसका टाई अप है कि आप हमारे पास बैठिए, हम आपको बैठने की जगह देंगे। अगर हमारा कोई कस्टमर आता है तो उसको फाइनेंस ईजिली अवेलेबल कराए, ताकि उसको बैंक ना जाना पड़े। ओके, तो ये तीनों मिल करके जो है इस पूरे सिस्टम को डिजाइन करते हैं और चलाते हैं। द प्राइसिंग इज स्ट्रक्चर्ड आफ्टर अ कंबाइंड अप्रोच टू प्राइसिंग बाई ऑल द थ्री इन्वॉल्व, फैक्टरिंग द मैन्युफैक्चर का प्राइस, डीलर का मार्जिन, वैल्यूम ऑफ सेल, ईटीसी। मतलब जो प्राइस तय किया जाता है मतलब गाड़ी का, वो इस हिसाब से किया जाता है कि उसमें तीनों के फैक्टर को कंसिडर करके चलते हैं। तीनों के फैक्टर कौन सा? मतलब मैन्युफैक्चरर ने जो बनाने में खर्चा किया वो सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चर का प्राइस हो गया, जो डीलर बेच रहा है वो भी कुछ ना कुछ कमाएगा तो उसका खुद का मार्जिन हो गया, कितनी सेल होती है वो सारी चीज़ें, कितना इंटरेस्ट हम लेंगे, ये सारी चीज़ें मिला करके जो है प्राइसिंग को डिसाइड किया जाता है। प्राइस का स्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरर को बनाने में 6 लाख रुपए लगे हैं, तो वो भी चाहेगा कि कम से कम 50,000 रुपये की मेरी अर्निंग हो, तो 6,50,000 हो गए। डीलर चाहता है कि 10,000 रुपये मुझे भी कमाना है, तो 6,60,000 रुपये की तो गाड़ी बननी ही बननी है। मतलब कहने का ये हो गया। आफ्टर दैट 6,60,000 फिर बैंक इस पर लोन करेगा, जो भी और चीज़ें होंगी। केवल इतना ही नहीं होगा फ्रेंड्स, इसके अलावा आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन का पैसा लगता है, इंश्योरेंस का पैसा लगता है ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। द मैकेनिज्म रिजल्ट इन फाइनल प्राइसिंग बाई बैंक्स। लेकिन ये जो मैकेनिज्म होती है इसमें हम तीनों लोगों को कंसिडर करके चलते हैं, उससे एक अच्छा जो है प्राइसिंग निकल करके आती है। इसके अलावा इन एडिशन मैन्युफैक्चरर देमसेल्फ फ्लोट दियर फाइनेंसिंग आर्म। इसके अलावा क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं वो अपनी खुद की जो है फाइनेंसिंग आर्म बना लेती हैं। जैसे बजाज का बजाज फाइनेंस है, महिंद्रा का महिंद्रा फाइनेंस है। महिंद्रा फाइनेंस क्या करता है या बजाज फाइनेंस क्या करता है, अगर आप महिंद्रा की कोई गाड़ी खरीदना जाते हैं तो महिंद्रा के खुद के फाइनेंस कंपनी है, उसकी अपनी खुद की एक जो है कंपनी है जो फाइनेंस का ही काम देखती है। ऐसे में क्या होता है कि महिंद्रा की गाड़ी है और महिंद्रा का जो है फाइनेंसिंग एजेंसी है, तो चीज़ें और आसान हो जाती है और वो उनको एक तरीके से कमाई भी होने लगती है और उनकी गाड़ियाँ भी बिकने लगती हैं। क्योंकि अगर कहीं से कस्टमर को फाइनेंस नहीं मिल पाएगा तो वो कार नहीं खरीद पाएगा। मान लेते हैं, मान लीजिए 10 लाख 12 लाख की कार है और कस्टमर इकट्ठा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है 12 लाख रुपए, तो उस केस में क्या होगा, वो लोन लेगा और लोन उसको नहीं हो पा रहा है तो दिक्कत होगी। लेकिन अगर महिंद्रा कंपनी की ही कार है और महिंद्रा कंपनी की ही फाइनेंसिंग एजेंसी है तो लोन होना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है खुद की एक फाइनेंसिंग आर्म बना लेते हैं। थ्रू डीलर्स दे एक्सटेंड फाइनेंस, है ना, टू देयर ओन कार्स थ्रू देयर डीलर नेटवर्क। तो अब क्या करते हैं, जो उनके डीलर्स होते हैं उनके थ्रू जो है जो अपना फाइनेंस होता है, अपनी खुद की कार का फाइनेंस वो करने लगते हैं। मतलब कहने का जो भी डीलर्स हैं उनके पास में इन्होंने अपने
महिंद्रा कंपनी है तो महिंद्रा के जो है फाइनेंस एजेंसी वाले जो ऑफिसर्स होंगे वो वहाँ बैठे होंगे और वो जो है मतलब अपनी कार का फाइनेंस करके आपको देते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो मतलब कहने का यहाँ पर फिर बैंक एक हिसाब से देखें तो यहाँ पर बैंक को लॉस हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर महिंद्रा फाइनेंस या बजाज फाइनेंस से जो है अगर लोन हो जा रहा है तो बैंकों को नहीं मिलता है मतलब मौका लोन बांटने का। तो टेक कंपटीशन ऑन बैंक गोज अग्रेसिवली ऑन मार्केटिंग साइड, है ना। तो इस कंपटीशन को जो है मतलब कायदे से कैश करवाने के लिए बैंक अग्रेसिवली जो है जाते हैं मार्केटिंग साइड में, बहुत अच्छी खासी मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं। एंड कंडक्ट स्पेशल एंड सीजनल कैंपेन, है ना। तो और साथ ही साथ में विशेष स्पेशल और सीजनल जो है कैंपेन चलाई जाती है, जैसे मानसून बोनंजा चला होता है कभी, है ना, या कभी जो है होली स्पेशल चला होता है या दीपावली स्पेशल चला होता है। वो इसीलिए चले होते हैं, कैंपेन क्यों चले होते हैं, जिसमें पता चलता है कि आपको जो है जो बैंक का जो चार्जेज है बैंक के लोन पास करने के लिए, है ना, जिन्हें डीलिंग चार्जेज कह लीजिए या जो है प्रोसेसिंग चार्जेज कह लीजिए, वो चार्जेज बियर कर देता है बैंक। मतलब बोलता है कि आपको हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मान लीजिए 5-6 हज़ार रुपये जो है प्रोसेसिंग चार्जेज लग रहे हैं तो 6 हज़ार रुपये हम आपको माफ़ कर देंगे, आप हमसे लोन ले लीजिए। तो इस तरीके से मतलब बैंक जो है कोशिश करते हैं कि उनके जो व्हीकल लोन है वो ज़्यादा अच्छे से चले। उसके लिए वो क्या करते हैं कि स्पेशल और सीजनल कैंपेन जॉइंटली डीलर के साथ में मिल करके चलाते हैं, पुश अप द ऑफ टेक ऑफ व्हीकल लोन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल लोन वो दे सकें। दे डू सो फॉर बोथ कार एंड टू व्हीलर, ठीक है। तो जो बैंक होते हैं वो कार लोन के लिए भी और टू व्हीलर दोनों लोन के लिए ऐसा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो टू व्हीलर की फाइनेंसिंग होती है वो फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि टिकट साइज छोटा होता है। नाउ अडेज बैंक जो है टू व्हीलर लोन में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि अब एक टू व्हीलर का लोन कितने का ही होगा, 80,000 रुपये से लेकर के 1.5-2 लाख रुपए तक का होगा। किसी ने बुलेट वगैरह बुक करवाई है तो भले ही वो 3 लाख रुपए तक चला जाए या 2.5 लाख रुपए तक चला जाए ना, तो ये बहुत छोटा चंक होता है। उसी जगह पे कार लोन मिनिमम लोन जो शुरू होगा आई बिलीव कि कम से कम 5 लाख रुपए से स्टार्टिंग होगी, है ना। तो ये टिकट साइज़ बड़ा होता है, इसलिए जो बैंक होते हैं वो ज़्यादा फोकस कार लोन पर करते हैं, टू व्हीलर लोन पर कम फोकस करते हैं। और जो टू व्हीलर लोन होता है उसको जो है एनबीएफसी जो है टेक केयर करती हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि अब वो टू व्हीलर लोन के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करें फ्रेंड्स। ओके, ठीक है फ्रेंड। तो जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है एक बार इसको ज़रा सा देखते हैं। तो हमने देखा कि ऑटो व्हीकल लोन में जो है हमने देखा कि जो अलग अलग बैंक होते हैं वो अलग अलग अप्रोच को अपनाते हैं। जो अप्रोच अपनाई जाती है, जो मॉडल अपनाया जाता है, उसमें मैन्युफैक्चरर को, डीलर को और बैंक तीनों आपस में मिल करके ही एक अप्रोच लेकर के आते हैं। प्राइस का स्ट्रक्चर ऐसा तय किया जाता है जिसमें ये तीनों लोगों को ध्यान में रखा जाए, मैन्युफैक्चरर की भी ख्याल रखा जाए, डीलर का भी मार्जिन देखा जाए, कितना प्राइसिंग लगा हुआ है इसका मैन्युफैक्चर करने में, कितना डीलर का जो है इसमें मार्जिन है, कितना फाइनेंसिंग का, कितना वॉल्यूम है, कितना सेल है, सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए प्राइसिंग की जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, अपनी खुद की फाइनेंसिंग आर्म बना लेते हैं, जैसे बजाज की बजाज फाइनेंस, महिंद्रा की महिंद्रा फाइनेंस, और वो उसके थ्रू अपना जो डीलर नेटवर्क होता है उन डीलर नेटवर्क के थ्रू अपनी खुद की कार का फाइनेंस खुद ही करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, तो बैंक को क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग ज़्यादा करनी पड़ जाती है, और साथ ही साथ में वो स्पेशल और सीजनल जो है कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं डीलर्स के साथ में, ताकि जो है व्हीकल लोन का जो इनका बैंड है, व्हीकल लोन जो नहीं ज़्यादा हो पा रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ये कर सकें फ्रेंड्स। ओके, तो इसके लिए ये सीजनल और स्पेशल जो है कैंपेन लेकर आते हैं, जैसे मानसून फेस्टिवल ले आए, होली में जो है स्पेशल ऑफ़र लेकर के आते हैं, है ना, धनतेरस पर आता है, बहुत सारे समय पर ये ऑफ़र लाते रहते हैं, जिसमें प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह या फिर कुछ और भी चीज़ें माफ़ करते रहते हैं, जिससे कि बैंक में लोग इंटरेस्ट लें, ठीक है। अब ये कार लोन और टू व्हीलर लोन दोनों के लिए जो है बैंक जो है ऐसे ऑफ़र लाता है, लेकिन कार लोन पे जितना ज़्यादा फोकस करता है बैंक उतना टू व्हीलर लोन पर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका टिकट साइज़ बहुत छोटा होता है। टिकट साइज़ का मतलब फ्रेंड्स यही होता है कि लोन कितने अमाउंट का है। जैसे 70-80 हज़ार रुपये का लोन है तो ये इसका टिकट साइज़ हो गया, अगर 5 करोड़ 10 करोड़ का लोन है तो ये टिकट साइज़ हो गया। ओके, तो टिकट साइज़ ये होगा, तो छोटा होने की वजह से उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। एनबीएफसी जो है ज़्यादा टू व्हीलर लोन करती है और बैंक ज़्यादातर 4 व्हीलर लोन पर फोकस करते हैं। जो नाम्स हैं जनरली अडॉप्टेड बाई पब्लिक सेक्टर बैंक एक्सटेंडिंग कार लोन वगैरह करने के लिए जो जनरली मतलब जो जनरल गाइडलाइन होती है बैंकों की, जो नॉर्मली वो रूल फॉलो करते हैं, उसके बारे में फ्रेंड्स हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एलिजिबिलिटी में आपसे पूछा जाएगा कि क्या सैलरीड पर्सन को हम कार लोन दे सकते हैं, तो यस दे सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए किसको किसको कार लोन दिया सकता है, व्हीकल लोन दिया सकता है,
सैलरीड एम्प्लॉय को दे सकते हैं, प्रोफेशनल को दे सकते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको दे सकते हैं, नॉन रेजिडेंट है ना, नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनको एडवांस टू बी ग्रांटेड जॉइंटली विथ रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, तो अगर एनआरआई है उसको लोन लेना है तो उसको देंगे, लेकिन जो है हम जॉइंटली देंगे, किसके साथ, कोई ना कोई उसका जो है सगा संबंधी हो जो कि भारत का निवासी हो, रेजिडेंट इंडियन हो, उसके साथ में कंबाइंड तौर पर हम दे देते हैं। पार्टनरशिप फर्म है वो भी खरीद सकती है, प्रोप्राइटरी सिर्फ फर्म है वो भी खरीद सकती हैं, या अदर टाइप ऑफ कारपोरेट एंटिटी है वो सब कार लोन मतलब जो है कार लोन ले सकते हैं और कार खरीद सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एलिजिबल नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। HUF को लोन नहीं दिया जा सकता है, कार लोन वगैरह नहीं पास किया सकता है। ओके, तो ज़्यादातर लोगों को हमने दे दिया। देखिए, सैलरीड पर्सन हो गया, प्रोफेशनल्स हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, जो खुद अपना एम्प्लॉयड हैं वो भी पा सकते हैं। एनआरआई को जो है दिया जा सकता है, लेकिन किसी रेजिडेंट इंडियन के साथ में जॉइंटली दिया जाता है। पार्टनरशिप फर्म को देते हैं, प्रोप्राइटरशिप को देते हैं, कारपोरेट एंटिटीज़ को देते हैं, तो लगभग सभी को देते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को छोड़ करके बाकी सबको हम दे रहे हैं। जो लोन दिया जाता है उसका पर्पज़ क्या होता है फ्रेंड, तो लोन देने का पर्पज़ होता है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर परचेज करना, ऐसी गाड़ियां खरीदना जिसके लिए हैवी ड्यूटी लाइसेंस की ज़रूरत ना हो, यानी आप ट्रक बस वगैरह की बात यहाँ पर नहीं कर सकते। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वो बोलते हैं ना, लाइट व्हीकल होती हैं, है ना, लाइट व्हीकल होती हैं, जो हल्की गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए ही ये लोन दिया जाता है। इसके अलावा सेकेंड हैंड जो है या यूज्ड कार भी खरीद सकते हैं आप, यूज्ड बाइक भी खरीद सकते हैं, उसके लिए भी लोन दिया जाता है। ओके, तो मतलब आप नई 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं, है ना, या फिर जो है सेकंड हैंड या यूज की हुई गाड़ी सेकंड हैंड 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं। ओके, बैंक जनरली स्टिपुलेट एज बार फॉर सेकंड हैंड व्हीकल, लेकिन जो सेकंड हैंड जो गाड़ी आप खरीदने के लिए लोन लेंगे तो उसमें एज का क्राइटेरिया रखा जाता है। देखिए, जैसे जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से किसी भी गाड़ी की जो लाइफ मानी जाती है वो 15 ईयर मानी जाती है। आफ्टर 15 साल उसको स्क्रैप माना जाता है, आप उसे चला नहीं सकते हैं। चलाते हैं वो एक अलग बात है, बट गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चलाना है। 15 साल की लाइफ होती है। अब अगर आप जो है कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं जिसकी एज जो 14 साल से चली हुई है, तो इसके लिए बैंक आपको फाइनेंस नहीं देता है। जनरली बैंक क्या करते हैं, 6 साल 7 साल चली हुई गाड़ी को ही अगर आप खरीदना चाहो तो जो है वो आपको दोबारा लोन दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये पुरानी गाड़ी है लेकिन 6 ही 7 साल चली हुई है, आप इसको दोबारा अगर खरीदना चाहते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई गाड़ी 10 साल या 12 साल चली है तो उसके लिए फाइनेंस बैंक नहीं देता है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो पर्पज़ क्या होता है इस लोन का, 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदना, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो। लेकिन अगर पुरानी है तो उसमें कितनी जो है मतलब पुरानी है वो डिपेंड करता है। कैसा लोन मिलेगा, टर्म लोन मिलता है फ्रेंड्स। ओके, टर्म लोन का क्या मतलब होता है, ऐसा लोन जो कुछ टर्म तक चले, 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे चले फ्रेंड्स। ओके, और टर्म लोन की खासियत क्या होती है, इसमें EMI होती है फ्रेंड्स। ओके, ये ओवरड्राफ्ट जैसा नहीं होता है कि कभी भी 5,000 डाला कभी भी 5,000 निकाला, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन करवाया, ठीक है, कितने का लोन करवाया, 5 लाख का, और इसमें हमें पता चला कि 10,000 रुपये की हमारी इंस्टॉलमेंट हर महीने की है, तो बस अब हर महीने आप इसमें 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट भरते रहिए जब तक कि ये लोन आपका 4-5 सालों में ख़त्म ना हो जाए फ्रेंड्स। ओके, तो ये टर्म लोन का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, इसमें आप निकाल नहीं सकते। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, आप निकालते हो डालते सब कुछ करते रहते हैं। यहाँ पर एक बार आपने 5 लाख रुपए ले लिए, आफ्टर दैट आपकी सिर्फ इतना ही हक है कि आप जो है लोन की किस्त को अदा करते रहिए, तो टर्म लोन क्लियर हो जाता है। क्वांटम ऑफ लोन की बात करें तो कितना लोन मिल सकता है, तो मैक्सिमम लिमिट फॉर फाइनेंस नो सीलिंग स्टिपुलेटेड बाय मोस्ट ऑफ द बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू व्हीकल। तो ये देखिए क्या है कि ये जो गाइडलाइन यहाँ पर बताई जा रही है ये जनरल गाइडलाइन है, जरूरी नहीं कि आपके बैंक में ये लागू हो जाएं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई हम मान लीजिए कितने बैंक हैं, बहुत सारे बैंक हैं, है ना, हर एक बैंक की अपनी अपनी गाइडलाइन होगी। तो ऐसे में जो हम यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड, वो जनरली क्या होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैक्सिमम लिमिट फॉर फाइनेंस मैंने कहा, नई गाड़ियों के लिए कोई जनरल लिमिट नहीं होती है। तो क्या 1 करोड़ की जो है बाइक आप खरीदने के लिए पैसा दे दोगे, नहीं दोगे, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, नहीं देंगे आप, क्लियर सी बात है। इसका मतलब देयर विल बी सम लिमिट, लेकिन जनरली ये बात कही जा रही है कि देयर इज नो सीलिंग, कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। लेकिन अगर आप बैंक का अपने सर्कुलर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जो है जनरल बाइक को खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए का लोन है, और हाइब्रिड बाइक खरीदने के लिए हम 3.5 लाख रुपए का लोन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। तो आपके बैंक में होगा, दूसरा बैंक होगा वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ हो सकता है 2 लाख रुपए की सीलिंग हो, कि नॉर्मल बाइक 2 लाख रुपए का, और जो है हाइब्रिड बाइक जैसे बुलेट वगैरह इस टाइप की कोई हैवी बाइक खरीदनी है तो वहाँ पर 4 लाख 5 लाख रुपए की लिमिट दे रखी है। तो ये है मतलब हम, तो अब सवाल ये होगा कि सर हम ध्यान में क्या रखें,
तो जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आपको वही ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर मैकमिलन बुक से ही फ्रेम होंगे, किसी पर्टिकुलर बैंक के सर्कुलर से, किसी पर्टिकुलर बैंक की गाइडलाइन से नहीं होंगे। ओके, तो क्वांटम ऑफ लोन की बात करें तो नई गाड़ियों के लिए कोई सीलिंग नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। हाउएवर अमाउंट डिपेंड ऑन इनकम ऑफ अप्लीकेंट सब्जेक्ट टू इंश्योरिंग ए मिनिमम टेक होम अमाउंट। लेकिन जो लोन का अमाउंट है आप कितना दे पाओगे उसकी इनकम पर निर्भर करेगा। जैसा मैंने अभी कहा नहीं कि मैं 1 करोड़ रुपए का लोन चाहता हूँ तो दे थोड़ी ना देगा बैंक भाई। मैं कमाता ही महीने का 60-70 हज़ार रुपये हूँ, तो 1 करोड़ रुपए का लोन भरूंगा कितने साल में, राइट। तो इसलिए इनकम पर भी डिपेंड करता है। तो इनकम क्लियर होगा। दूसरा मिनिमम टेक होम अमाउंट भी होता है। मिनिमम टेक होम अमाउंट का कॉन्सेप्ट समझिए। मान लेते हैं आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो बैंक ये कहता है कि कम से कम 40% जो है आपको अपने घर ले जाना होगा। इसका मतलब जो है टेक होम मिनिमम 40% होना चाहिए। इसका मतलब 40,000 रुपये फ्रेंड जो है आपको घर ले जाने की आज़ादी मिलेगी। तो अगर आप 40,000 घर ले जाना कंपलसरी कर दिया बैंक, इसका मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा कर सकते हैं, 60,000 रुपये खर्चा कर सकते हैं। इस 60,000 रुपये में भी सब कुछ आपको ऐड करके, मान लीजिए आपकी इंश्योरेंस का प्रीमियम जा रहा है, आपका SIP कट रहा है ना, तो ये पैसा भी डिडक्ट कर देंगे। मान लीजिए आपका इंश्योरेंस का हर महीने 5,000 रुपये जाता है, SIP में आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो 10-5 15,000 रुपये ये आपके खर्च हो गए। तो 60,000 में से 15,000 और निकल गए, तो अगर 45,000 रुपये बचे। अब जो बैंक अपनी EMI बांधेगा ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 रुपये की ही बांध सकता है। इससे ज़्यादा की EMI अगर आप कहो भी कि सर ऐसा करिएगा आप 60,000 रुपये की EMI बांध दीजिए, नहीं बांधेगा। क्यों? क्योंकि आपका नेट टेक होम घट जाएगा और बैंक उस गाइडलाइन को ब्रेक नहीं करेगा फ्रेंड्स। ओके, तो नेट टेक होम का कंसेप्ट आई थिंक समझ गया होगा। मैनी बैंक स्टिपुलेट अमाउंट सीलिंग फॉर सेकंड हैंड व्हीकल। अब बहुत सारे बैंक हैं जो मतलब सीलिंग लिमिट जो है सेकंड हैंड व्हीकल के लिए भी लगाते हैं। मतलब फर्स्ट हैंड के लिए तो नहीं है कोई लिमिट, लेकिन सेकंड हैंड अगर बाइक खरीद रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए का लोन हम फाइनेंस करेंगे। इस तरीके की गाइडलाइन लेकर आते हैं। नेट टेक होम पे की बात करें तो फॉर इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए 40% से 50% ऑफ ग्रॉस इनकम जो है टेक होम होनी चाहिए। नेट टेक होम पे का मतलब कितना घर जाना चाहिए, 40% से लेकर के 50% तक उसके घर चले जाना चाहिए। ग्रॉस इनकम का ध्यान रखेंगे, नेट इनकम का नहीं होता है। ग्रॉस इनकम का मतलब क्या होता है फ्रेंड? ग्रॉस इनकम का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे जो आपकी सैलरी बनती है फ्रेंड, तो उसमें सारे डिडक्शंस होने के पहले जो आपका NPS कटता है ना, या आपका फर्नीचर का कोई पैसा कटता होगा, या फिर आपका यूनियन की फ़ीस वगैरह जो कटती होगी, ये सारे पैसे घटने से पहले जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, मान लीजिए आपकी ग्रॉस सैलरी 70,000 रुपये बनती है, और उसके बाद में सब कुछ टैक्स वगैरह सब कुछ कट पिट के आपके हाथ में मान लीजिए 60,000 रुपये आते हैं। तो जो 60,000 रुपये हैं ये आपकी नेट सैलरी है। जो 70,000 रुपये बनते हैं टोटल, ये आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। तो फ्रेंड्स जो ग्रॉस सैलरी है उसका 40 से 50% घर ले जाना चाहिए। ओके, क्लियर हो जाती है फ्रेंड। नेट आप प्रपोज्ड EMI, मतलब मैंने EMI वाली बात बताई ना कि EMI को ले EMI घटाने के बाद, जैसे कि आपकी टोटल इनकम जो है मान लीजिए 1 लाख रुपए है। अब उसमें से मान लीजिए जो है 1 लाख रुपए आपकी इनकम है, जिसमें से आपका 15,000 रुपये मान लेता हूँ मैं कि इंश्योरेंस और ये सारा कट जाता है, तो आपका बचे 85,000 रुपये। अब 85,000 रुपये में से अब मान लीजिए जो है आपको 40% घर ले जाना है। 1 लाख का 40% यानी 40,000 रुपये आपको घर ले जाना है। तो आपकी जो किस्त बंध सकती है EMI, वो मान लीजिए 45,000 रुपये की बंध गई। तो अगर आपकी 85,000 में से 45,000 आप घटाओगे तो 40,000 रुपये बच रहा है। तो मतलब बैंक ज़्यादा से ज़्यादा जो EMI बांध सकता है वो 45,000 रुपये की बांध सकता है। तो नेट ऑफ EMI मतलब EMI घटाने के बाद, ग्रॉस सैलरी में से EMI घटाने के बाद 40% से 50% तक घर जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होता है नेट पे होम का। मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन क्या होता है? अगर आप 1 लाख रुपए का, मान लीजिए आपकी जो है बाइक 1 लाख रुपए की है, सिंपल टर्म समझते हैं, मान लीजिए आपकी बाइक 1 लाख रुपए की है, तो डीलर आपको पूरे 1 लाख रुपए का लोन नहीं, सॉरी बैंक आपको पूरे 1 लाख रुपए का लोन नहीं देगा। वो बोलता है कि हम आपको 90,000 रुपये का लोन दे पाएंगे। ओके, तो इसका मतलब 10,000 रुपये आपको खुद अरेंज करने पड़ेंगे। तो जो पैसा आप खुद अरेंज करते हो फ्रेंड्स, वही आपका मार्जिन कहलाता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गई? मान लेते हैं आपकी कार जो है 10 लाख रुपए की है, और बैंक ने बोला कि हम 10% का मार्जिन लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि बैंक 10 लाख रुपए का 10% यानी 1 लाख रुपए आपको लोन नहीं देगा। बैंक आपको 9 लाख रुपए लोन देगा और 1 लाख रुपए आपको अरेंज करने पड़ेंगे। अब ये यहाँ पर तो इतना बड़ा केस नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप हाउसिंग लोन की बात करें, वहाँ पर मार्जिन जो है बहुत खतरनाक हो जाता है। क्यों खतरनाक होता है? देखिए, अब सोचिए, आप मान लीजिए 80 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं
और बैंक ने कहा कि भैया हमको जो है 15% मार्जिन चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 80 लाख रुपए का फ्लैट परचेज कर रहे हैं तो 80 लाख रुपए का 15% हो जाएगा 12 लाख रुपए। बैंक 12 लाख रुपए आपको देगा नहीं, 12 लाख रुपए आपको खुद अरेंज करने पड़ेंगे। अब आप सोचिए 12 लाख रुपए खुद अरेंज करना कितना डिफिकल्ट टास्क है एक बैंक एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि हो सकता है हम में से किसी का इतने रुपए का लोन ही चल रहा हो टोटल, मतलब हमने 12 लाख रुपए का लोन लेकर के कोई काम किया हुआ है। तो मतलब ये थोड़ा सा मार्जिन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो थोड़ा खतरनाक हो जाता है हाउसिंग लोन के केस में, क्योंकि 12-12 लाख रुपए अरेंज करना कहाँ से आप अरेंज करोगे, किससे मांगोगे, कौन दे देगा आपको 12 लाख रुपए ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बट गाइडलाइन है तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो ये है फ्रेंड्स कि जो है नई गाड़ियाँ अगर आप खरीदते हैं, नई कार खरीदते हैं तो गाइडलाइन के हिसाब से 10% नई कार के लिए 10% का मार्जिन होता है। ठीक है, नई कार के लिए कितना जो है मार्जिन होता है 10%। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी कार का प्राइस है उसका 10% आपको अरेंज करना पड़ेगा खुद, 90% जो है आपको बैंक लोन करेगा। मैनी बैंक रेकॉन इनिशियल कास्ट सच एज फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस अलॉन्ग विद द एक शोरूम प्राइस, है ना, ऑफ व्हीकल। कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपकी थोड़ी सहूलियत के लिए, जैसे मान लीजिए जो है एक शोरूम प्राइस मान लीजिए जो है आपकी गाड़ी बाइक का है 60,000 रुपये। उसके बाद में पता चलता है कि आरटीओ ऑफिस में आपको 10,000 रुपये जमा करने हैं, इंश्योरेंस के भी 10,000 रुपये लगने हैं। ओके, उसके बाद में जो है रजिस्ट्रेशन के भी आपको 5,000 रुपये देने हैं। तो कुल मिला करके कितना हो गया ये जो है 60, 70, 80, 85,000 रुपये आपकी गाड़ी का प्राइस बना। तो बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो आपकी गाड़ी का जो प्राइस मानते हैं वो 85,000 रुपये लेकर के चलते हैं, ना कि 60,000 रुपये। अगर 60,000 रुपये लेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको 10% मार्जिन ले करके ये जो आपको दे देंगे जो है 54,000 रुपये का लोन आपको पास कर देंगे। अब अगर 54,000 का लोन आपको पास किया, 54,000 का लोन पास करेंगे तो बाकी के 25,000 रुपये ये भी आपको अरेंज करने पड़ेंगे, तो आप ज़्यादा परेशानी में आ जाओगे। तो इसीलिए बैंक क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ों को मान लेते हैं कि हाँ ये भी आपकी गाड़ी का ही प्राइस है, फर्स्ट ईयर का इंश्योरेंस का प्राइस, रोड का जो टैक्स है, जो रजिस्ट्रेशन का पैसा है, ये सारी चीज़ें एक शोरूम प्राइस जो भी प्राइस है उसमें जोड़ लेते हैं और फिर उसका जो है 90% आपको फाइनेंस कर देते हैं। तो 85,000 रुपये का अगर 90% आपको फाइनेंस होगा तो आपको थोड़ी राहत हो जाती है। तो क्लियर रखिएगा कि ये सभी बैंक करते हैं। अगर आपको केस स्टडी भी आएगी तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आप जो है बाइक का प्राइस निकालेंगे तो वहाँ पर जो है बाइक के प्राइस में पहले साल का इंश्योरेंस, रोड का टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लेंगे, तभी उस प्राइस को फाइनल प्राइस मानकर चलिएगा। अब जो नई गाड़ियों के लिए 10% का मार्जिन है और सेकंड हैंड कार के लिए 25% से 30% का जो है मार्जिन माना जाता है। यानी कि सेकंड हैंड गाड़ी अगर आप मान लीजिए 6 लाख रुपए की खरीद रहे हैं तो बैंक आपसे बोलेगा कि 25% का मार्जिन लगेगा। इसका मतलब हुआ कि 6 लाख का 25%, 1.5 लाख रुपए आपको खुद अरेंज करने पड़ेंगे। बैंक आपको 4.5 लाख रुपए देगा। ठीक है, 10% ऑफ टू व्हीलर है ना, 10% जो है टू व्हीलर के लिए कितना है जो है मार्जिन 10% होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर फिगर्स यानी नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं एग्जामिनेशन में। उसके बाद में अगला पॉइंट उठाते हैं, सिक्योरिटी की मैं बात करता हूँ, हाइपोथेकेशन ऑफ व्हीकल टू बी परचेज्ड आउट ऑफ बैंक फाइनेंस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो व्हीकल आप गाड़ी खरीदते हो उसका बैंक के नाम हाइपोथेकेशन करना पड़ता है। बैंक के नाम यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब आप एक कार खरीदते हैं, जब आप एक बाइक खरीदते हैं तो उस समय कौन सा चार्ज क्रिएट होता है सिक्योरिटी में। मॉर्टगेज क्रिएट होता है, असाइनमेंट क्रिएट होता है, लियन क्रिएट होता है, हाइपोथेकेशन क्रिएट होता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइपोथेकेशन क्रिएट होता है। हाइपोथेकेट करते हैं हम अपनी गाड़ी को बैंक के नाम, मतलब कहने का उसमें बैंक और जो है ओनर जो जिसने खरीदा है गाड़ी, दोनों जो है साथ में ओनर बन जाते हैं, हाइपोथेकेट कर देते हैं। गाड़ी मालिक के पास ही रहती है जिसने खरीदा है, पर उसकी ओनरशिप जो है बैंक के पास भी रहती है। अगर कोई दिक्कत होगी तो बैंक जो है उसको मतलब अपने घर अपने पास मंगवा करके बेच भी सकता है। जो चार्जेज हैं वो रजिस्टर किसके साथ होते हैं, आरटीओ ऑफिस में होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो जो चार्ज क्रिएट होता है वो आरटीओ ऑफिस के साथ में रजिस्टर किया जाता है। ये पिछली बार एक केस स्टडी आई थी उसमें ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स। ओके, दोनों क्वेश्चन क्या थे सुन लीजिए। जो है पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, पहले उन्होंने एक केस स्टडी थी जिसमें ढेर सारे कैलकुलेशन करवाए और फिर एक दो क्वेश्चन उन्होंने थ्योरी बेस्ड पूछे। तो उन्होंने पूछा था कि जो गाड़ी खरीदी गई है, जो कार खरीदी है यूजर ने, मतलब जो है बारोअर ने, वो जो है उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, हाइपोथेकेशन किया जाता है गाड़ियों का, जो गाड़ी होती है उसका हाइपोथेकेशन किया जाता है। ओके, उसके बाद में उन्होंने ये भी पूछा आपसे कि जो गाड़ी खरीदी गई है उसको कहाँ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में, कंपनीज एक्ट के तहत आरटीओ ऑफिस में। तो ध्यान रखिएगा, जो भी चार्ज क्रिएट होता है उसको आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर करवाना पड़ता
क्लियर हो गया बात। थर्ड पार्टी गारंटी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लोन टू एनआरआई। अगर जो है नॉन रेजिडेंट इंडियन को आप जो है लोन दे रहे हैं तो उस केस में एक आपको थर्ड पार्टी गारंटी भी मांगनी पड़ेगी एनआरआई से। ओके, तो ये बात हमें क्लियर होती है। सिक्योरिटी के बारे में भी हम समझ गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो एट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल बैंक, ठीक है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, बैंक टू बैंक वेरी करता रहता है, जो बैंक चाहे उस हिसाब से लगा सकता है। प्रोसेसिंग चार्ज इज आल्सो कलेक्टेड बाय बैंक एंड द रेट्स वेरी अक्रॉस बैंक। इसके अलावा जो लोन प्रोसेस करने के जो चार्जेस होते हैं वो भी बैंक कलेक्ट करते हैं, और इसके जो रेट होते हैं वो जो है अलग अलग बैंकों में अलग अलग होते हैं। मतलब कहने का कि लोन के जो प्रोसेसिंग चार्ज हैं वो भी हम लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे, प्रोसेसिंग चार्जेस भी लेंगे, अलग अलग रेट लगेगा। मोरेटोरियम पीरियड ये पूछा गया था 1 नंबर में कि व्हीकल लोन, ऑटो लोन पूछा था उन्होंने, व्हीकल लोन नहीं लिखा था। ऑटो लोन का मोरेटोरियम पीरियड कितना होता है, पिछले साल पूछा, मतलब जून में जो 2022 में एग्जाम हो उसमें पूछा गया था कि ऑटो लोन का मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है। तो देयर इज नो मोरेटोरियम पीरियड, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, देयर इज नो मोरेटोरियम पीरियड। अब मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है इस बात को समझ लीजिए। जब आप कोई लोन लेते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया, तो उसकी आप ईएमआई भरते हैं, राइट। 1 लाख रुपए का लोन लिया, 10,000 रुपये की मान लीजिए आपकी ईएमआई हुई, तो आप इसको भरना शुरू करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जो है बैंक कुछ सर्टेन टाइम पीरियड देता है कि कोई बात नहीं है, आप इतने समय बाद जो है लोन भरना शुरू करना। इसका बेस्ट एग्जांपल हम एजुकेशन लोन से समझ सकते हैं। जैसे 1 लाख रुपए का एजुकेशन लोन जो है बैंक ने दिया, तो भाई मान लीजिए आपको बीटेक करने के लिए दिया हुआ है, तो अब आप बीटेक जब करोगे फ्रेंड्स तो जो है 4 साल लगेंगे, राइट। तो ये जो 4 साल हैं इसमें तो आप किस्त भरने के सक्षम हो नहीं, तो 4 साल आपसे बैंक क्या पैसा वसूलेगा, नहीं वसूलता है। तो ये जो 4 साल का गैप आपको मिला, उसके बाद 5वें साल से आपको लोन की ईएमआई भरनी है। तो ये जो 4 साल तक आपने पैसे नहीं भरे, इसी 4 साल को ही हम मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। तो मोरेटोरियम पीरियड कितना होगा एजुकेशन लोन का, इस एग्जाम्पल में 4 ईयर होगा। क्लियर हो गई बात। तो जितने समय तक आप ईएमआई नहीं भरते, जितने समय का मौका आपको ईएमआई ना भरने के लिए दिया जाता है बैंक के द्वारा, वही मोरेटोरियम पीरियड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कार लोन लिया, मान लीजिए जनवरी में कार लोन लिया, तो इसका मतलब हुआ कि कोई मोरेटोरियम पीरियड नहीं, आपको जनवरी से ही किस्तें भरनी शुरू करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आपने लोन लिया उसके बाद पता चला कि 6 महीने तक आपको कोई किस्त नहीं भरनी, 6 महीने बाद आप जो है किस्त भरना, ईएमआई भरना शुरू करेंगे। देयर इज नो सच प्रोविजन। तो मोरेटोरियम, कोई मोरेटोरियम पीरियड नहीं होता है इस केस में। किसमें, कार लोन में। रीपेमेंट टू कमेंस फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ ऑफ द डिसबर्समेंट। तो रीपेमेंट जो है अगले महीने से, फॉलोइंग मंथ ऑफ द डिसबर्समेंट, जिस महीने आपको लोन कमेंस की मतलब जो है डिसबर्स किया जाएगा। आपने मान लीजिए जनवरी में अप्लाई किया और आपका जो लोन है वो अप्रैल में जाकर के आपके खाते में या डिसबर्स हुआ, आता डीलर के खाते में, सीधे डीलर के खाते में अप्रैल में गया, तो इसका मतलब अप्रैल महीने के अगले महीने, फॉलोइंग मंथ, यानी कि मई महीने से आपको किस्त भरनी, ईएमआई भरनी शुरू कर देनी पड़ेगी। क्लियर हो जाती है बात फ्रेंड्स। ओके, बात करते हैं रीपेमेंट की। तो कितना समय मिलेगा हमको रीपेमेंट करने के लिए फॉर इंडिविजुअल और फॉर न्यू व्हीकल। अगर जो है इंडिविजुअल व्यक्ति लोन लेता है और नई, इंडिविजुअल का मतलब समझ रहे होंगे, कोई व्यक्ति है जो ले रहा है, यहाँ कोई संस्था, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ये सब कोई नहीं है। तो 4 व्हीलर के लिए मैक्सिमम 7 साल का जनरली होता है, 2 व्हीलर के लिए मैक्सिमम 6 से 7 साल होता है, कारपोरेट और फर्म के लिए मैक्सिमम 5 साल होता है जनरली। सेकेंड हैंड व्हीकल अगर आप लेते हैं तो मैक्सिमम 3 साल होता है जनरली। आर पीरियड डिपेंड ऑन द एज ऑफ व्हीकल, मतलब जो आपने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है उसकी एज कितनी है, कितनी पुरानी है, उसके हिसाब से ये होता है, ठीक है। तो रीपेमेंट की अगर हम बात करें तो 4 व्हीलर जो है मैक्सिमम 7 साल में रिटर्न करना होता है, रीपेमेंट कर देनी होती है। 2 व्हीलर का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल के लिए आप लोन, टर्म लोन ले सकते हैं। कारपोरेट या कोई फर्म है अगर वो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदती है तो उसे मैक्सिमम 5 साल में रिटर्न करना होता है। सेकंड हैंड गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो मैक्सिमम 3 साल का आपको समय मिलता है उसे वापस करने के लिए, या फिर जो है अगर बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी है तो हो सकता है 3 साल से भी कम का समय आपको मिले। प्री पेमेंट इशूज़ की अगर हम बात करें, प्री पेमेंट इशूज़ का क्या मतलब होता है, कई बार क्या होता है कि हमने मान लीजिए 5 लाख रुपए का लोन लिया और बाद में कहीं से हमें पैसा मिल गया 2 लाख रुपए, और हमारा मान लीजिए 5 लाख में से 3 लाख में लोन चुका था। अब 2 लाख रुपए बचे थे जिसको अगले 2 साल में मुझे बैंक को देना था। लेकिन अगर 2 लाख रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए तो मैंने क्या किया, सारा का सारा 2 लाख ले जाकर के बैंक में जमा किया कि भैया ये जमा करो, हमको लोन से छुट्टी दो। तो उसे बोलते हैं फ्रेंड्स प्री पेमेंट। ओके, तो पब्लिक सेक्टर बैंक नॉर्मली डू नॉट चार्ज एनी प्री पेमेंट पेनाल्टी। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप लोन पहले समय से पहले चुका देते हैं तो उस केस में बैंक आपके ऊपर पेनाल्टी लगा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगाते हैं। सम प्राइवेट सेक्टर बैंक कलेक्ट प्री पेमेंट while some don't। अब कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं जो कि प्री पेमेंट ले लेते हैं और कुछ
लेते ही नहीं हैं। वो बोल देंगे कि आप प्री पेमेंट कर ही नहीं सकते, आप लोन अगर आपने 5 साल के लिए लोन दिया है तो 5 ही साल में आप इस लोन को चुकाइए। ओके। इंश्योरेंस की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरिंग द कास्ट ऑफ व्हीकल विथ हाइपोथेकेशन इन फेवर ऑफ बैंक। तो इंश्योरेंस जो है करवाना पड़ता है आपको अपनी गाड़ी का, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करवाते हैं जिसमें गाड़ी का पूरा प्राइस जो है कवर रहता। डिसबर्समेंट की बात करें, लोन जो किया जाता है उसको बांटा जाता है, डिसबर्स किया जाता है, कस्टमर के खाते में डाला जाता है या कहाँ भेजा जाता है, तो ये डायरेक्टली टू डीलर और सप्लायर। ठीक है, डीलर और सप्लायर के खाते में, जो 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 कार को बेच रहा है उसके खाते में ही सीधा पैसा जाता है। ओके। एंड इनवाइस रिसिप्ट टू बी ऑब्टेन फॉर रिकॉर्ड, और जो भी इनवाइस बनती है और जो आपने पैसा भेजा है उसकी जो रिसिप्ट बनती है उसको हम डीलर से ले करके अपने रिकॉर्ड में चढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स। ओके। तो ये हो गया फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ तक जो डिस्कस किया वो अपने व्हीकल लोन के बारे में काफ़ी सारे डिस्कशन हमने यहाँ पर कर लिए। ठीक है फ्रेंड, तो जो भी हमने व्हीकल लोन में देखा हुआ है इसको एक बार बहुत तेज़ी के साथ में क्विक रिव्यू करते हैं। मैंने बहुत ही आराम से और धीरे धीरे आपको पूरी बातें समझाई हैं। अब जनरली जो नाम्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी की मैं अगर बात करूं तो हम लोन जो है लगभग सभी को दे देते हैं, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ध्यान रखिए, बाकी सबको देते हैं। कोई प्रोफेशनल है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई एनआरआई अगर लेगा तो उसको अपने किसी रिश्तेदार जो कि इंडिया का रहने वाला हो उसके साथ में ज्वाइंट लोन लेना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोप्राइटरशिप हो, इन सबको हम लोन देते हैं। लोन हम नई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदने के लिए दे देते हैं, या पुरानी भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदने के लिए दे देते हैं। लेकिन अगर पुरानी गाड़ी है तो कितने साल पुरानी है ये चीज़ एक ध्यान रखने वाली बात होती है। जो लोन होता है वो टर्म लोन के रूप में दिया जाता है, कुछ सर्टेन ईयर के लिए जाता है, 4 साल 5 साल 6 साल के लिए दिया जाएगा, और उसको जो है ईएमआई के तौर पर आपको चुकाना होता है। क्वांटम ऑफ लोन की बात करें तो नई गाड़ियों में, नई व्हीकल में कोई मैक्सिमम लोन की सीमा नहीं है, लेकिन अब मैक्सिमम लोन आप 2 करोड़ 10 करोड़ नहीं दे दोगे। पर्सन की इनकम कितनी है और वो मिनिमम कितना घर ले जाने की शर्त रखता है उसके हिसाब से ही करना होता है। मिनिमम टेक होम भी हमें ध्यान रखना है, इसमें कस्टमर नहीं मिनिमम टेक होम डिसाइड करता, बल्कि बैंक डिसाइड करता है कि मिनिमम टेक होम कस्टमर का कितना होगा। बहुत सारे बैंक जो है सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने पर भी सीलिंग लगाते हैं कि अगर सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इतने रुपए का लोन दे देंगे। नेट टेक होम पे की बात करें तो 40% से 50% तक ग्रॉस इनकम का 40% से 50% तक जो है इंडिविजुअल के लिए नेट टेक होम सैलरी होती है। मार्जिन की अगर बात करूं तो मार्जिन 10% नई कार के लिए होता है। नई कार के लिए अगर मार्जिन की बात करें तो 10% होता है, यानी कि 90% बैंक देगा और 10% कस्टमर को अरेंज करना पड़ेगा। जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर का जो इंश्योरेंस का पैसा होता है, जो रोड टैक्स लगता है, जो रजिस्ट्रेशन की फीस वगैरह लगती है, उन सभी चीज़ों को गाड़ी के ही प्राइस में जोड़ लेते हैं और फिर फाइनेंस करते हैं ताकि कस्टमर के लिए परेशानी ना हो। सेकंड हैंड गाड़ियों में 25% से 30% के बीच में, या 25% या 30% जो है मार्जिन मांगा जाता है। व्हीकल लोन में यानी 2 व्हीलर लोन में, बाइक में 10% का जो है मार्जिन माना जाता है। जो गाड़ी खरीदी जाती है उसको बैंक के नाम पर हाइपोथेकेट करना पड़ता है, तो हाइपोथेकेशन क्रिएट होता है सिक्योरिटी के तौर पर। जो भी चार्जेस हैं, ध्यान रखिएगा, वो आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड होते हैं, केवल आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड होते हैं, कहीं और नहीं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं अगेन ध्यान दिलवा रहा हूँ। वहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछेंगे कि जो गाड़ी आपने खरीदी है उसको कहाँ कहाँ रजिस्टर करेंगे, तो 3-4 ऑप्शन दे देंगे। ध्यान रखिए कि आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड होती है, और जो गाड़ी आप खरीदी जाती है वो हाइपोथेकेट की जाती है बैंक के नाम पर। अगर एनआरआई को लोन देते हैं तो हमें थर्ड पार्टी गारंटी की ज़रूरत पड़ती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो हर बैंक का अपना खुद का डिसीजन होता है। प्रोसेसिंग चार्जेस भी बैंक लेते हैं और ये भी हर बैंक का अपना खुद का डिसीजन होता है। मोरेटोरियम पीरियड कितना समय मिलेगा हमें लोन लेने के बाद ईएमआई, पहली ईएमआई देने में, तो कोई मोरेटोरियम पीरियड नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके। जो आपका रीपेमेंट है वो तुरंत ही अगले महीने से शुरू हो जाता है। जब आपने लोन दिया उसके अगले महीने से रीपेमेंट का काम शुरू हो जाता है। रीपेमेंट की बात करें तो अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है तो 4 व्हीलर खरीदता है, यानी कार खरीदेगा तो मैक्सिमम 7 साल में लौटाना है। 2 व्हीलर खरीदेगा तो मैक्सिमम 5 से 6 साल में लौटाना है। अगर इंडिविजुअल ना होकर के कोई कारपोरेट या फर्म है तो उसे अगले मैक्सिमम 5 सालों में लोन को लौटाना होता है। सेकेंड हैंड व्हीकल के केस में मैक्सिमम 3 साल का समय मिलेगा, या जो है अगर एज ज़्यादा है गाड़ी की, मतलब ज़्यादा पुरानी गाड़ी है, तो हो सकता है 3 साल से कम का भी समय मिले। प्री पेमेंट में जो बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक, वो प्री पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, कोई पेनाल्टी नहीं लगाते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं जो प्री पेमेंट लेते हैं, और कुछ बैंक होते हैं जो प्री पेमेंट लेते ही नहीं हैं, यानी आप चाहते हैं कि लोन पहले ही भर जाए पूरा, तो ऐसा अलाउ नहीं है। अगर आपने 5 साल के लिए लोन लिया तो पूरे 5 साल आपको उसे ईएमआई के तौर पर भरना पड़ेगा। इंश्योरेंस की अगर हम बात करूँ
हम बात करें अगर इंश्योरेंस की, तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना होता है गाड़ी का, ताकि अगर कुछ हो जाए, चोरी हो जाए, मान लीजिए कहीं लड़ जाए, तो बैंक का पैसा नहीं डूबना चाहिए। डिसबर्समेंट की बात करें तो जो पैसा होता है वो सीधे डीलर और सप्लायर के खाते में जाता है, और जो भी इनवाइस होती है, जो रिसिप्ट मिलती है इस पैसे को भेजने की, उसको रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया आपका व्हीकल लोन, ऑटो लोन के बारे में हमने सारी बातें कर ली हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स, और ये हम बात करेंगे पर्सनल लोन की। तो फ्रेंड्स जो है पर्सनल लोन की अगर हम बात करें तो पर्सनल लोन्स आर बेसिकली अनसिक्योर्ड इन नेचर। ध्यान रखिएगा, जो पर्सनल लोन होता है फ्रेंड्स वो अनसिक्योर्ड होता है एंड आर बैक्ड बाई पर्सनल गारंटीज ओनली। मतलब जो पर्सनल लोन दिया जाता है फ्रेंड्स उसमें कोई चीज़ मोर्टगेज या ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मली आप क्या है, आपकी सैलरी आ रही है, उसी सैलरी के दम पर ही आपको जो है पर्सनल लोन बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से पर्सनल गारंटी ही है, उस व्यक्ति की पर्सनल गारंटी होती है। बाकी कहीं कोई जो है बैकअप नहीं रहता है, ना कोई बिल्डिंग जो है हम अपने नाम करवाते हैं, ना कोई सोना रखवाते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं रखते जिससे कि हम अगर चाहें तो पैसा रिकवर कर पाएँ। तो इसीलिए पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड नेचर के कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति की पर्सनल गारंटी है। अगर आपकी सैलरी 60,000 रुपये आ रही तो आपको पर्सनल लोन आसानी से मिल जाएगा, लेकिन गारंटी किस बात की है, आपकी सैलरी आ रही वही उतनी गारंटी है, बाकी कोई चीज़ गारंटी के तौर पर नहीं ली जाती है। अब कुछ केसेस में ली भी जाती है, कुछ केसेस में नहीं ली जाती, लेकिन जनरली हम मानेंगे कि अनसिक्योर्ड लोन होता है और यहाँ पर कोई पर्सनल गारंटी का और कुछ नहीं लिया जाता है। एज क्रेडिट रिस्क एंड डिलिक्वेंसी रेट्स आर मोर इन दिस सेगमेंट। ध्यान रखिएगा, ये लाइन जो ये बात लिखी हुई यही पूछाता है कि इनमें से कौन से लोन में क्रेडिट रिस्क और डिलिक्वेंसी रेट ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछा गया था, इनमें से कौन से लोन में क्रेडिट रिस्क और डिलिक्वेंसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। पर्सनल लोन में, हाउसिंग लोन में, एजुकेशन लोन में, नन ऑफ द अबव में। तो ध्यान रखिएगा, क्रेडिट रिस्क और डिलिक्वेंसी रेट मतलब कि कस्टमर का ना लौटाना। जैसे क्रेडिट कार्ड में भी डिलिक्वेंसी रेट बहुत हाई होता है, वहाँ पर भी लोग नहीं लौटाना चाहते पैसे या नहीं लौटा पाते, जो भी कारण हो। तो इसलिए क्रेडिट रिस्क और डिलिक्वेंसी रेट फ्रेंड्स जो है ध्यान रखिएगा पर्सनल लोन के केस में बहुत हाई होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक जो होते हैं बहुत सावधानी के साथ में इस सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक जो है बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं। मतलब पर्सनल लोन प्राइवेट बैंक में एकदम ईजी पीजी है, आप गए और ले लिया आपने, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक जो है पर्सनल लोन में बहुत सावधानी बरतते है। तो क्लियर हो गया, पर्सनल लोन हमने जान लिया कि पर्सनल लोन जो होता है जो अनसिक्योर्ड नेचर का होता है, क्योंकि इसमें केवल जो है पर्सनल गारंटी होती है व्यक्ति की। जो क्रेडिट रिस्क और डिलिक्वेंसी रेट है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा है इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट मतलब पर्सनल लोन के सेगमेंट में पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो बहुत सावधानी के साथ में इस सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर के बैंक पर्सनल लोन बहुत तेज़ी के साथ अग्रेसिवली बांटते रहते हैं। अब हम अभी फीचर की बात करेंगे, जो हमने अभी जैसे कार लोन में हमने कहा था, उसी तरीके से इसमें भी हम देखेंगे पर्सनल लोन के केस में एलिजिबिलिटी कौन ले सकता है लोन, है ना, पर्पज क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। सैलरीड एम्प्लॉय को हम दे सकते हैं, प्रोफेशनल को दे सकते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति जिसका हाई नेटवर्थ है, पेंशनर जो हैं, फैमिली पेंशनर हैं, इन सबको हम जो है लोन दे सकते हैं। यानी सैलरी कमाने वाला व्यक्ति हो गया, प्रोफेशनल ये भी कमाएगा, इंडिविजुअल जिसकी हाई नेटवर्थ है, जिसका ज़्यादा पैसा है, पेंशन आ रही है, जिसको मंथली पेंशन मिले, ऐसे लोगों को हम पर्सनल लोन देते हैं। पर्पज़ क्या होता है लोन देने का, मैरिज वगैरह है, सोशल और फाइनेंशियल कमिटमेंट वगैरह मीट करने के लिए। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि क्लीन लोन और क्लीन या अनसिक्योर्ड लोन होता है और सिक्योर्ड लोन होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लीजिए। तो पहले हम समझते हैं कि क्लीन या अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। द क्लीन लोन इज अ टाइप ऑफ पर्सनल लोन दैट बैंक ऑफर टू सिटीजन विदाउट एनी सिक्योरिटी मेजर्स, हाउएवर टू थर्ड पार्टी पर्सन्स मस्ट गारंटी फॉर द एप्लीकेंट। तो ऐसा लोन फ्रेंड्स जो है, ऐसा लोन जिसमें कोई सिक्योरिटी ना मांगी जाए आपसे, उसे हम क्लीन पर्सनल लोन कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपकी 60,000 रुपये की सैलरी आती है, आप बैंक गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ने आपको लोन दे दिया, कुछ नहीं मांगा आपसे, तो जो उसने आपको लोन दिया है उसे हम क्लीन लोन कहेंगे। क्या लोन बनेंगे, पर्सनल लोन ही है लेकिन क्लीन लोन है, अनसिक्योर्ड है, मतलब बैंक ने कोई गारंटी नहीं मांगी है, तो ऐसे लोन को हम क्लीन लोन बोल देते हैं। अनसिक्योर्ड होते हैं, इसका मतलब सिक्योर्ड लोन वो लोन होगा जिसमें जो है कुछ ना कुछ आपसे बंधक रखवाया जाए, मॉर्टगेज करवाया जाए, वैसे लोन को हम सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में रखेंगे फ्रेंड्स। बात क्लियर होती है हमको यहाँ पर। तो क्लीन लोन पर्सनल लोन होते हैं जो सिटीजन को बिना किसी सिक्योरिटी के दे दिए जाते हैं। हाउएवर दो लोग थर्ड पार्टी पर्सन ऐसे होने चाहिए जो इस एप्लीकेंट की गारंटी दें, बट फिर भी कोई चीज़ सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रखी जाती है, तो वैसे लोन को
क्लीन लोन कहते हैं। अब जो क्लीन लोन या अनसिक्योर्ड लोन होते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं? मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ सेल्फ, चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट। तो कोई व्यक्ति है, उसकी खुद की शादी है, उसके बच्चों की शादी है, उसके डिपेंडेंट है की शादी है, उस केस में जो है क्लीन लोन ले सकता है। मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, खुद के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, है ना, इन सभी के लिए आप जो है क्लीन लोन ले सकते हैं। मतलब बैंक इसमें आपसे कुछ सिक्योरिटी के लिए नहीं मांगेंगे। रिपेयर घर का करवाना है ना, आपका फ्लैट है, आपका घर है, उसका रिपेयर रिनोवेशन करवाना है, वो उन कामों के लिए भी जो है आप ले सकते हैं। और एनी अदर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ बोनाफाइड नेचर, है ना, बोनाफाइड नेचर का है आप, मतलब बोनाफाइड नेचर का मतलब होता है कि आप विश्वसनीय काम कर रहे हैं, तो उस केस में अगर कोई पर्सनल एक्सपेंस है आपका, तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं बैंक से। ये सारे आपको क्लीन लोन के तौर पर दे दिए जाते हैं। सिक्योर्ड लोन की बात करूं मैं, तो फॉर मीटिंग सोशल एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट, तो सोशल और फाइनेंशियल कमिटमेंट को अगर आपको मीट करना है, उस केस में आपको सिक्योर्ड लोन की ज़रूरत पड़ेगी, मिलेगा आपको। परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऐसी चीज़ें जो मतलब काफ़ी समय तक चलती हैं, जैसे आपका कार हो गई, फ्रिज हो गया, टीवी हो गई, मोबाइल हो गया, ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल होते हैं। इन सब के लिए सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, सिक्योर्ड पर्सनल लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। अब अमाउंट की अगर हम बात करें, लोन अमाउंट की, तो क्लीन या अनसिक्योर्ड लोन के केस में क्या होगा, सिक्योर्ड लोन के केस में क्या होगा। तो क्लीन के केस में अमाउंट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड डिपेंड ऑन द स्कीम डेवलप्ड बाई ईच बैंक एंड द टारगेट ग्रुप। तो मतलब फिक्स नहीं है, अमाउंट बैंक टू बैंक डिपेंड करने लगती है। अनसिक्योर्ड में अमाउंट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड डिपेंड ऑन द स्कीम डेवलप्ड बाई ईच बैंक एंड टारगेट ग्रुप। तो यहाँ पर भी चाहे क्लीन लोन हो चाहे सिक्योर्ड लोन हो, अमाउंट फिक्स नहीं रहती कि कितने रुपए का लोन दिया जा सकता है मैक्सिमम, है ना। जैसे कोई बैंक है वो बोलता है कि हम मैक्सिमम 50 करोड़, मैक्सिमम 1 करोड़ का पर्सनल लोन दे सकते हैं, तो वो हो गया उस अमाउंट का, लेकिन ये वेरी करता है अलग अलग बैंकों पे। अब अमाउंट की बात की, अब यहाँ एलिजिबल अमाउंट, भाई अमाउंट का मतलब मैं मैक्सिमम बैंक 1 करोड़ का लोन दे सकता है। एलिजिबल अमाउंट मतलब कि तुम कितना लेने की क्षमता रखते हो। जैसे मान लीजिए कोई बैंक कहता है कि हम मैक्सिमम 1 करोड़ का कार लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं किसी भी कस्टमर को। किसी कस्टमर को हम कितने का लोन दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ का। तो सामने जो कस्टमर आता है वो भाई, अब उसकी तनख्वाह भी तो इतनी होनी चाहिए, तब तो 1 करोड़ का लोन लेगा। मान लीजिए उसको जो है आपने जब चेक किया तो पता चलता है कि वो केवल 20 लाख रुपए का लोन ले सकता है, क्योंकि उसकी इनकम ही इतनी है। तो ये जो 20 लाख है ये एलिजिबल अमाउंट हो गई, 1 करोड़ जो है अमाउंट हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हम ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ अमाउंट है और यहाँ एलिजिबल अमाउंट है, दोनों में डिफरेंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्लीन अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन के केस में बात करें, अगेन वही सेम एलिजिबल अमाउंट, डिफरेंट बैंक की अलग अलग मेथड हैं। डिफरेंट बैंक्स अडॉप्ट डिफरेंट मेथड टू असेस एलिजिबल अमाउंट सब्जेक्ट टू इंश्योरिंग रीपेमेंट कैपेसिटी एंड मिनिमम टेक होम अमाउंट, है ना, कि रीपेमेंट की क्षमता कितनी है, मिनिमम टेक होम कितना होगा, सैलरी कितनी, इन सारी चीज़ों को अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके से जज करते हैं। सेम वही बात इसमें भी, सिक्योर्ड में भी डिफरेंट बैंक डिफरेंट मेथड को एलिजिबल अमाउंट के लिए कंसिडर करते हैं। रीपेमेंट कैपेसिटी को ध्यान में रखें, मिनिमम टेक होम को ध्यान रखते हुए ये एलिजिबल अमाउंट जो है डिसाइड की जाती है। टाइप ऑफ एडवांसेस की बात करें तो डिमांड लोन मिल सकता है, टर्म लोन मिल सकता है, ओवरड्राफ्ट भी मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो लोन मिलेगा, डिमांड लोन, टर्म लोन, ओडी, है ना, रिड्यूसिबल एज पर रीपेमेंट शेड्यूल। तो रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से ओडी घटती जाएगी, बट तीनों तरीके के लोन मिल सकते हैं। व्हीकल लोन में अगर आपको याद हो, ऑटो लोन में, तो वहाँ सिर्फ टर्म लोन मिल रहा था, लेकिन यहाँ 3 तरीके के लोन आप फ्रेंड्स ले सकते हैं। आप डिमांड लोन ले सकते हैं, आप जो है टर्म लोन ले सकते हैं, आप ओडी ले सकते हैं। अब अगर बात करें हम सिक्योरिटी की, तो इक्विटेबल लीगल मोर्टगेज ऑफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो अगर मान लीजिए जो है सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड पर्सनल लोन है, जिसमें बैंक ने आपसे कुछ चीज़ें गिरवी रखवाई हुई है, तो जो आपकी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उस पर इक्विटेबल मोर्टगेज या लीगल मोर्टगेज करवाता है बैंक। अगर जो है कोई एसेट आपने कार वगैरह परचेज की है, तो उसका हाइपोथेकेशन चार्ज क्रिएट होता है, हाइपोथेकेट करवाता है, ओके। इसके अलावा अगर जो है, अगर आप गोल्ड या गोल्ड ऑर्नामेंट, है ना, सोना या सोने के आभूषण, एनएससी हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, बॉन्ड हो गए, ये सारी चीज़ें अगर आप रखते हैं तो उस पर प्लेज क्रिएट की जाती है। क्या किया जाता है फ्रेंड्स, प्लेज बनवाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, गोल्ड पर प्लेज करवाई जाती है, कार पर हाइपोथेकेशन करवाया जाता है, प्रॉपर्टीज़ पर
मॉर्टगेज करवाया जाता है। LIC जो पॉलिसी होती है उस पर असाइनमेंट करवाया जाता है। रिलीफ बॉन्ड हो गया, ये LIC पॉलिसी पर असाइनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपसे बैंक ने कोई चीज़ मांगी हुई है कि हाँ इस पर्सनल लोन के बदले में आपको कुछ जो है गिरवी रखना पड़ेगा हमारे पास में, तो वो डिपेंड करता है कि उस क्या चीज़ गिरवी रखते हो, उसी के हिसाब से चार्ज क्रिएट होगा, सिक्योरिटी क्रिएट होगी। अगर आपने अपनी रेजिडेंशियल अपना घर जो है गिरवी रख दिया तो वहाँ पर इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट होगा। अगर आपने अपनी कार जो है गिरवी रख दी तो हाइपोथेकेशन क्रिएट होगा। अगर आपने जो है अपना सोना वगैरह रख दिया तो उस पर जो है प्लेज क्रिएट होगा। अगर आप NSC रखते हैं, किसान विकास पत्र रखते हैं, तो वो सारी चीज़ों पर प्लेज क्रिएट होगा। अगर अपनी LIC की पॉलिसी रखते हैं तो उस पर असाइनमेंट क्रिएट होगा। रिलीफ बॉन्ड वगैरह के केस में भी असाइनमेंट क्रिएट होता है। तो इस तरीके से आप अपने बॉन्ड को मतलब अपने पर्सनल लोन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। डिसबर्समेंट की बात करें तो डायरेक्टली टू द सप्लायर एंड डीलर व्हेरेवर पॉसिबल या फिजिबल, क्रेडिट टू अकाउंट ऑफ बारोवर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लीन लोन। तो दो तरीके की बातें होंगी। अगर जो है कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं लोन में, पर्सनल लोन लेकर के ऐसा काम करने जा रहे हैं जहां सप्लायर या डीलर अगर इन्वॉल्व है तो वहां पर पैसा डीलर या सप्लायर को चला जाता है। मान लेते हैं कि आप कार लोन ना लेकर के आपने कार पर्सनल लोन लेकर के खरीद ली, तो इस केस में क्या होगा कि पर्सनल लोन भले ही है लेकिन कार डीलर मौजूद है तो पैसा कार डीलर के पास चला जाएगा। लेकिन अगर क्लीन लोन लिया है आपने, देखिए क्लीन लोन यहीं पर आपने अपने बच्चे की मैरिज के लिए अगर पैसा लिया हुआ है तो भाई मैरिज के लिए पैसा कोई डीलर के खाते में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, आपके खाते में जाएगा, बारोवर के खाते में आएगा। क्लीन लोन के लिए आपको अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया है, आपने घर के रिनोवेशन के लिए लोन लिया है पर्सनल, तो उस केस में आपके खुद के खाते में चलाता है। तो जहाँ संभव होगा वहाँ सप्लायर या डीलर के खाते में देंगे, अगर नहीं संभव है तो क्लीन लोन खास करके जो है आपके बारोवर के अकाउंट में आते हैं। आई बिलीव कि यहाँ पर आपको क्लीन लोन का मतलब समझने की ज़रूरत महसूस हुई होगी कि क्लीन लोन क्या होता है। ऐसा लोन जिसमें बैंक कोई भी चीज़ बंधक नहीं रखता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राइसिंग इशू की बात करें, प्राइसिंग डिपेंड ऑन द रिस्क इन्वॉल्व, कितना रिस्क है उसी के हिसाब से प्राइसिंग की जाती है, उसी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे वसूला जाता है। मोरेटोरियम की बात करें, कोई मोरेटोरियम पीरियड नॉर्मली नहीं देता है। आपने लोन लिया और आपको पेमेंट करनी अगले महीने से पेमेंट EMI शुरू हो जाती है। रीपेमेंट की बात करें तो क्लीन या अनसिक्योर्ड लोन के केस में 36 महीने से 60 महीने या 36 से 60 EMI दी जाती है। सिक्योर्ड लोन के केस में मैक्सिमम 60 EMI दी जाती है। तो ये हो गई रीपेमेंट की बात। हमने रीपेमेंट की बात की तो क्लीन या अनसिक्योर्ड लोन के केस में 36 से 60 EMI और सिक्योर्ड लोन के केस में मैक्सिमम 60 EMI, दोनों एक ही बात है। पर देखिए यहाँ पर भी 60 EMI और यहाँ पर भी 60 EMI है, लेकिन ये 3 साल से लेकर के 3 साल से 5 साल के बीच में होता है। इसमें मैक्सिमम 5 साल का समय लगता है। प्रोसेसिंग चार्जेज एज पर बैंक है, अलग अलग बैंकों के अलग अलग प्रोसेसिंग चार्जेज होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो अभी तक जो कुछ भी हमने यहाँ पर पर्सनल लोन में पढ़ा है इसको एक बार क्विक रिव्यू करिए। ज़्यादातर चीज़ें आपने देखी होंगी कि एज पर बैंक होता है, तो हमें ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एलिजिबिलिटी में हमने देखा कि जिनके पास पैसे आ रहे हैं उन्हीं को हम दे रहे हैं। सैलरीड होगा पर्सन, प्रोफेशनल होगा। यहाँ हमने प्रोप्राइटरशिप फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं की है, ध्यान दीजिए इस चीज़ को ना। प्रोफेशनल हो गए, इंडिविजुअल जिसके हाई नेटवर्थ है, पेंशनर हो गए जिनको पैसे मिलते हैं, वैसे लोगों को हम जो है लोन देते हैं। पर्पज जानने से पहले हम देखते हैं कि क्लीन लोन वो लोन होता है जिसमें किसी तरीके की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, और उसके बाद में सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसमें सिक्योरिटी लगती है। अब जो है सिक्योर्ड लोन कौन कौन से होंगे, जैसे सोशल और फाइनेंशियल कमिटमेंट कोई है उसको मीट करने के लिए जो लोन दिया जाएगा वो सिक्योर्ड लोन होगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को अगर परचेज करना है तो उसके लिए भी सिक्योर्ड लोन लगता है। अनसिक्योर्ड लोन में यानी कि क्लीन लोन की बात करें तो शादी का कोई खर्चा है उसके लिए, मेडिकल का कोई खर्चा है, किसी पर भी खर्चा करें, अपने पर, बच्चे पर, है ना, अपनी वाइफ पर, अपने हस्बैंड पर, किसी पर भी खर्चा करिए। एजुकेशन के लिए अगर आपने पैसा लिया है, अपने फ्लैट के रिपेयर रिनोवेशन के लिए आपने पैसा लिया है, तो इन सभी कामों के लिए आप जो है पर्सनल लोन ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अमाउंट की, तो हर एक बैंक का अलग अलग है, बैंक टू बैंक वेरी करता है। उसी तरीके से एलिजिबल अमाउंट की बात करें तो ये भी बैंक टू बैंक वेरी करता है, बशर्ते कि एलिजिबल अमाउंट चेक करते समय बैंक आपकी इनकम देखता है, आप कितना रीपे कर सकते हो, कितना मिनिमम टेक होम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके चलता है। कितने कौन से लोन मिल सकते हैं, तो डिमांड लोन मिल सकता है, टर्म लोन मिल सकता है, ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। आप कोई इनमें से तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर आपने सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है पर्सनल लोन, तो उसमें अगर आपने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी को बंधक बनाया है तो इक्विटेबल मॉर्टगेज होगा।
अगर आपने जो है कोई ऐसा एसेट दिया हुआ है जिस पर हाइपोथेकेशन क्रिएट हो रहा है तो वो हाइपोथेकेट होगा। अगर आपने गोल्ड वगैरह दे रखा है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह, एनएससी किसान विकास पत्र वगैरह हो गया तो उस पर प्लेज होगा। अगर आपने एफडी वगैरह दे रखी होगी तो उस पर लियन क्रिएट होगा, है ना। एलआईसी की पॉलिसी है तो उस पर असाइनमेंट क्रिएट होता है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है। डिसबर्समेंट जहाँ संभव होगा डीलर या सप्लायर के खाते में पैसा जाएगा। जो क्लीन लोन होंगे वहाँ पर जो है क्रेडिट सीधे बारोवर के खाते में जाता है। तो जहाँ संभव नहीं होगा डीलर को पैसे देना वहाँ खाते में पैसा चला जाता है। रिस्क के हिसाब से कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसी के हिसाब से प्राइसिंग, उसी के हिसाब से इंटरेस्ट को डिसाइड किया जाता है। कोई मोराटोरियम पीरियड नहीं मिलता है आपको पर्सनल लोन के केस में। जिस महीने में लोन हुआ, डिसबर्स हुआ, जिस महीने में लोन आपके खाते में आया पैसा, उसके अगले महीने से आपको ईएमआई भरनी शुरू करनी पड़ती है। ये अगर हम रीपेमेंट की बात करें तो मैक्सिमम 5 साल का मौका मिलता है, मैक्सिमम 5 ईयर में आपको अपना लोन चुका देना होता है। प्रोसेसिंग चार्जेस अलग अलग बैंकों का अलग अलग अपना प्रोसेसिंग चार्जेस होता है। तो जहाँ पर अलग आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा फ्रेंड्स की अलग अलग बैंकों का अलग अलग जगह जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ वाले क्वेश्चन आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे। आपसे जो पूछा जाएगा वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि मतलब फिक्स हो, डिस्क्रीट हो। ओके, ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होगा। थैंक यू सो मच।